जिंदगी में आती हुई परेशानियां, अचानक से आती हुई रुकावटें और मन का ये समझ नहीं पाना कि सब कुछ सही होने के बाद भी हमारे साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। नमस्कार, मैं साथी साहिल जैन ट्रिनिटी वास्तु की इस यात्रा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो, ये स्पेशल जो लाइव सेशन है, ये पितृपक्ष के साथ जुड़ा हुआ है। और पितृपक्ष जो कि हमारे जीवन के अंदर एक ऐसा सुनहरा अवसर लेकर के आता है जिसमें हम अपने सोए हुए भाग्य को भी जगा सकते हैं। जी हाँ, जब हम पितृपक्ष की बात करते हैं यानी कि हम अपने एंसेस्टर्स की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको आपको वास्तु के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूं, ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करूं, तो वास्तविकता में आपको समझ आएगा कि आपके जीवन के अंदर पितरों का कितना ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो रहता है। सबसे पहले तो इस बात में कोई भी दो राय है ही नहीं कि हम आज जो कोई भी हैं, जहां कहीं भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के कारण से हैं। और ये जो समय है पितृपक्ष का, जो कल से प्रारंभ हो चुका है, ये एक बहुत ही उत्तम समय है पितरों को नमन करने का, पितरों को प्रणाम करने का। तो सबसे पहले मैं आज ज्योतिष के तल के ऊपर आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से अगर पितरों का आशीर्वाद हमारे जीवन में हमारे साथ जुड़ जाए तो किस तरह से हमारे जीवन के अंदर प्रगति जो है वो सुनिश्चित होती है। जीवन के अंदर हर तरह की सुख सुविधा जो है वो हमें मिलता है। जीवन के अंदर हम जो करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त होता है और जीवन के अंदर भाग्य हमेशा हमारा साथ देता है। कुंडली के अंदर 12 भावों की बात जो है वो करी जाती है, यानी कि जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो कितने भावों की बात करते हैं? एग्जैक्टली 12 भावों की बात करते हैं। ये 12 भाव जो है ना, 12 तरह के कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ हैं जो एक व्यक्ति अपने जीवन काल से लेके अपने मृत्यु के समय तक अनुभव करता है। या इसी को अगर मैं दिनचर्या के साथ जोड़ करके बताऊं तो सुबह से शाम तक, यानी कि सुबह से रात तक जब आप सोने नहीं जाते तब भी आप अपने जीवन के अंदर पहले भाव से 12 भाव को अनुभव कर रहे हैं, जिसमें खासकर जो पितरों के साथ जुड़ा हुआ भाव है कुंडली के अंदर वो होता है नवम भाव, यानी कि 9th हाउस जिसको कहा जाता है। भाव का अर्थ सरल भाषा में क्या हो गया? भाव यानी कि इमोशंस। हाउस बोला जाता है इसलिए क्योंकि वो केंद्र की तरह, एक बॉक्स की तरह देखे जाते हैं, इसलिए इसको हाउस भी कहा जाता है, भाव भी कहा जाता है, घर भी कहा जाता है। पर विषय यहाँ पर ये नहीं है। विषय ये है कि ये जो 9th भाव है ये किसके साथ जुड़ा है। 9th भाव को आपके एंसेस्टर्स का भी कहा जाता है, यानी कि नवम भाव कुंडली के अंदर किसका है? पितरों का है। और पितरों का जब आशीर्वाद मिलता है तो ही यही भाव जो है आपकी जिंदगी में ग्रोथ को भी बताता है। यही भाव आपकी कुंडली के अंदर आपके भाग्य के साथ तो जुड़ा ही है, साथ साथ में आपके गुरुजनों के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब इस बात को थोड़ा सा बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे और साथ साथ में मैं इसके उपाय भी आपसे शेयर करूंगा कि इस पितृपक्ष में आप इस वीडियो को किसी भी दिन सुने, आपने करना क्या है ताकि आपके जीवन के अंदर अगर भाग्य के द्वार बंद हुए हैं तो वो आपके भाग्य के द्वार आपके जीवन में खुल जाए। नवम भाव पितरों का भाव है। अब यहां से इस बात को समझना होगा कि पितृ कौन है? वो जो हमारे पूर्वज हैं। हम अगर उनका आदर व सम्मान करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात जो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अपने अप्लाई करनी होगी वो ये कि हमारे जो पितरों द्वारा दिए गए संस्कार जो हमारे पूरे फैमिली को करने हैं उसमें कभी भी कोई भी गैप ना हो। ये एक सबसे बड़ी भूल हो जाती है जब पितरों के एंड से आने वाली ब्लेसिंग्स जो हैं वो छूट जाती है। हम पितरों के संस्कारों को ही आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। पितरों ने हमें, हमारे बड़ों ने हमें जिंदगी के अंदर जो जो भी चीजें सिखाई हैं, अगर हम उसको साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो नवम भाव जो है वो कुंडली के अंदर खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। यहां पर जो एंसेस्टर्स आपके गए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके ओर से आने वाली ब्लेसिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। अब मैं इसको प्रूव करके बताता हूं ये कैसे कम होती हैं। ये जो नवम भाव है इसके अंदर जो पहला नक्षत्र आता है उस नक्षत्र को कहते हैं मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र, अब नाम के अंदर अर्थ समझ में आता होगा, जैसे हम न्यूमरोलॉजी में मूलांक कहते हैं, मूल मतलब मूल अंक, ठीक वैसे ही इसके अंदर क्या है? मूला नक्षत्र। कुंडलनी के अंदर हम पहला जो चक्र है उसको क्या कहते हैं? मूलाधार चक्र। ठीक वैसे ही नवम स्थान, नवम भाव के अंदर
जो पहला नक्षत्र फॉल करता है वो है मूला। मूला मतलब जड़ों को रिप्रेजेंट करता है। जड़ों का यहां कहने का क्या अर्थ है? आपकी रूट्स। यहां पर रूट्स का क्या अर्थ है कि जो जो बातें आपके एंसेस्टर्स आज तक करते आए हैं उसको फॉलो करते चलिए। वो कोई भी रिचुअल्स हो सकते हैं। मान लीजिए आपके एंसेस्टर्स गाय सेवा करते थे, वो आपको करते चली जानी है और यही आगे अपने बच्चों को भी सिखाना है। जो जो भी कार्य आपके पूर्वज करते आए हैं उन बातों को एज इट इज आगे लेकर के जाना और वही बातें आगे जनरेशन टू जनरेशन फॉरवर्ड करते चले जाना। यहां से आपका मूल पक्का होता है। मूल मतलब आपको दी गई उनके जो संस्कार हैं, उन्होंने जो आपको सिखाया, क्या आप वो कैरी कर रहे हैं साथ साथ में? अगर कैरी करते हैं तो आपका मूल, आपकी नींव जो है ना वो एकदम पक्की है। जिस वृक्ष की नींव पक्की होती है ना उसको कोई हिला नहीं सकता, इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए वास्तुशास्त्र में बैम्बू ट्री जो है ना ये फंक्शुई में अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें नहीं है और इंडियन वास्तुशास्त्र में हम उसको बैम्बू ट्री को अप्लाई नहीं करते। जिसकी जड़ें नहीं है उसकी स्थिरता भी जिंदगी के अंदर फिक्स नहीं होती। तो मूला नक्षत्र नवम भाव के अंदर जुड़ करके सबसे पहले आपको यह बताता है कि आपके जीवन के अंदर हमेशा 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 के लिए आप अपने इंसेस्टर्स की दी गई हर एक सीख को जो है वो आगे लेकर के चलते चले जाएं। वो सीख कोई भी हो सकती है, वो कोई भी ऐसा कार्य था जो आपके इंसेस्टर्स करते थे पर आज आप उसको नहीं कर रहे, जिससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। अब ये बात भी हमें समझनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के अंदर कहते हैं ये आत्मा जो है ना ये कॉस्ट्यूम बदलते रहती है। यानी कि आज हमने एक वस्त्र धारण किया है, कल को जब ये सोल एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाएगी तो फिर एक रीबर्थ होगा। तो यानी कि आपके जो इंसेस्टर्स गए हैं उनका एक रीबर्थ जो है वो भी सुनिश्चित है, वो भी फिक्स है। पर कब तक नहीं होता, इस बीच में एक यही द्वंद्व मेरे मन में भी चलता था कि अगर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक आत्मा ना पैदा होती है ना मरती और वो कॉस्ट्यूम बदलते रहती है, तो जो पितृ जब इस दुनिया से गए तो उन्हें एक नया जीवन मिल जाना चाहिए। पर जब जब पितरों की सोल यानी कि उनकी आत्मा को तृप्ति नहीं होती इस जीवन के साथ जुड़े हुए उन कर्मों को लेकर के, तब तक एक नया वस्त्र धारण करने में उन्हें कोई ना कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आत्मा जो है वो भटक रही है, यानी कि तृप्ति का भाव जो है वो नहीं आया। अब तृप्ति का भाव जितना सा मैं इसको समझ पाया हूं या मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो सबसे पहले यही है कि आपके पूर्वज जो जो रिचुअल्स करते थे, जो जो चीज़ें करते थे, जिन जिन देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिस जिस तरह से करते थे, जो जो बंधन उन्होंने अपने साथ रखे थे, वही चीज़ें अगर आप कैरी करना शुरू करते हो तो आपका मूल हमेशा पक्का होता है। तो ये पहला लेसन है आप सबके लिए। यही मूला नक्षत्र जो है धनु राशि के अंदर, जो कि काल पुरुष की कुंडली में नवम भाव में फॉल करती है, ये उसको बताती है। जब ये पक्का होता है तो फिर उसके बाद पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा ये दो नक्षत्र आते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रगति को बताते हैं। इस बात को समझिएगा, जिस पेड़ की जड़ें ज्यादा मजबूत होंगी ना उसके बाद ही उसके ऊपर फल फूल जो है वो लगते हैं। और पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को ऐसे समझें, जब आषाढ़ का महीना आता है, जिस वक्त बारिशें होनी शुरू होती है सावन के महीने के आसपास, तो एक पेड़ को पानी से सींचा जाता है जिससे वो पेड़ ग्रो करता है और उसके ऊपर फल फूल लगते हैं। तो जब आप मूलभूत सिद्धांत अपने फिक्स रखते हैं, मॉरल वैल्यूज को हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने आप को कहीं पे भी अपने एथिक्स को ब्रेक नहीं होने देते, अपने एथिक्स को टूटने नहीं देते, तो भाग्य आपका साथ तब देना शुरू करता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज चाहिए तो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा किसी के जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो आपने अपने एथिक्स को तोड़ा। जब आपने अपने एथिक्स को तोड़ा तो आपका नवम भाव कुंडली के अंदर खराब होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने क्या कहा, मूला के बाद पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा ये दोनों जो है लाइफ के अंदर बहुत खूबसूरत रोल प्ले करते हैं। अब इसको समझिए कि आप इसका उपाय क्या कर सकते हैं। पहला उपाय तो मैंने आपको जो बताया बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, जब भी आप सूर्य नारायण को जल देना जीवन के अंदर प्रारंभ करते हैं, सूर्य नारायण को जल देते हैं तो आपके पितरों के ऊपर जो है ना उसकी जो एनर्जीज है ना उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। तो सूर्य नारायण को दिन की शुरुआत होते हुए जल अर्पण जो है वो करना शुरू कीजिए, तांबे के लोटे के अंदर एक जल लेकर के, न केवल इस पितृपक्ष में बल्कि अपने जीवन के अंदर ही, क्योंकि ज्योतिष के अंदर सूर्य को पिता का कारक माना जाता है और यही हमारे आते हुए डीएनए को भी बताता है।
तो जब भी आप सूर्य देवता को जल देते हैं, ये एक अपने आप में बहुत खूबसूरत रेमेडी है पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए। साथ साथ में जो पीपल का पेड़ होता है, पीपल के पेड़ की जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों के ऊपर भी अगर हम जल अर्पण करना शुरू करते हैं तो ये किसको बताती हैं? ये मूला नक्षत्र को बताती हैं। मूला मतलब जड़ों को बताती हैं, और ये बृहस्पति के साथ जुड़ी हैं कहीं ना कहीं से। तो इसके कारण से आप समझेंगे कि जब भी आप पीपल के पेड़ को जल अर्पण करना शुरू करते हैं, इससे भी आपका नवम भाव जो है वो कुंडली के अंदर ठीक होना शुरू होता है। तो ये दो बातें आप करना शुरू कीजिए, और पीपल के पेड़ के आगे ही दिया जगाना। अब दिया क्या काम करता है? दिया इन कॉन्टेक्स्ट विद किसको बताता है? प्रकाश को बताता है। प्रकाश क्या करता है? अंधकार को दूर करता है। नवम भाव यानी कि मूला नक्षत्र यानी कि पीपल के पेड़ की जड़ें, उनके पास जाकर के जब आप दिया जगाते हैं तो दिया आपकी जिंदगी में आए हुए अंधकार को दूर करने का कार्य करता है। ये आप रात्रि के समय कर सकते हैं, और जल जो है वो सुबह के समय अर्पण जो है वो कर सकते हैं। ये दो कार्य करने से आपके जीवन के अंदर नवम भाव जो है ना वो कहीं ना कहीं ठीक होना प्रारंभ होता है। साथ साथ में आप अपने जीवन के अंदर बैठ करके मन ही मन में जब भी कभी आपको लगे कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं दे रहा, आपके पितरों के एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आनी अगर कहीं ना कहीं कम हुई हैं, तो मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी चैंटिंग जो है वो चालू कीजिए। आप इसको शुरू करेंगे, आप देखेंगे धीरे धीरे कर करके आपकी लाइफ के अंदर आपके हर रास्ते जो बंद थे ना वो खुलने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ये 2-3 उपाय कर करके आप नवम भाव को जो है कुंडली के माध्यम से सही कर सकते हैं। साथ ही साथ में जब वास्तु के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो वास्तु के दृष्टिकोण से जो आपके घर का नैऋत्य कोण है यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये जो है आपके घर की रीढ़ की हड्डी है। जब वास्तु पुरुष की परिकल्पना करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोण में सर आता है, और धड़ का हिस्सा या पैरों का स्थान या स्पाइन की टेल बोन जो है वो कहाँ देखी जाती है? साउथ वेस्ट में देखी जाती है। यानी कि आपके मूल की जो शक्ति है वो कहाँ देखी जाती है? साउथ वेस्ट में। अगेन ये किसको बता रहा है? आपकी रूट्स को बता रहा है, आपकी जड़ों को बता रहा है। इसी कारण से जिस घर में भी साउथ वेस्ट में इम्बैलेंसेस होते हैं, आप देखेंगे उनके घर के अंदर परिवार का बिखरना जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। रिश्तों के अंदर दरारें आती हैं, डाइवोर्स तक की नौबत जो है आनी प्रारंभ हो जाती है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं एक व्यक्ति को जिंदगी के अंदर परेशान करती हैं। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन ठीक होगी तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर कभी भी चैलेंजेस आते नहीं है। ये मेरी आवाज अच्छे से आ पा रही है ना? सुन पा रहे हैं ना सब लोग मुझे? यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल ठीक, ध्यान से सुनिए। जब भी कभी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इम्बैलेंसेस आते हैं तो आपकी जिंदगी के अंदर आपकी स्थिरता जो है वो खोनी शुरू हो जाती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ी है, और कुंडली के अंदर अगर आपके पितृ दोष है तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव वास्तु के दृष्टिकोण से आपको आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे, जिसके शकुनों के तौर के ऊपर, या अगर हम बात करें कि किस तरह से वो सिग्नल्स देता है, हम इसको ऐसे समझें तो सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अंडरग्राउंड बोरिंग का होना, ये कहीं ना कहीं उसकी स्थिरता को कमजोर कर रहा है। तो ये एक संकेत है। वहां पर अगर सेप्टिक टैंक बना है खासकर, या वहां पे टॉयलेट सीट है, या वहां पर पीपल का पेड़ बार बार उगा रहा है, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर दरारें आ रही हैं, या साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसकी जमीनी सतह यानी कि फ्लोर लेवल जो है वो बाकी दिशाओं से कम है, तो भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं कि यही प्रभाव कुंडली के अंदर भी देखने को मिलेंगे। और जिस घर के अंदर भी ये सब चीजें होती हैं वही लोग अक्सर आकर के हमें कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कहीं ना कहीं प्रगति नहीं है, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। अभी पिछले एक लाइव सेशन के अंदर जब क्लास चल रही थी तो एक मेंबर कहते हैं कि मेरी कुंडली में सर जो है वो पितृदोष जो है वो नज़र में आता है, पर साउथ वेस्ट को जब मैं जाकर के ठीक करने का प्रयास करता हूं तो वो मैं उसको ठीक ही नहीं कर पाता। आपने बताया, क्योंकि मैंने पहले सेशन में बताया था कि पितृदोष है तो इसके प्रभाव कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट डायरेक्शन से देखने को मिलते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं देखने के बाद भी उसको ठीक नहीं कर पाता, ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को समझना होगा। ये ना इंटरलिंकिंग है ज्योतिष की और आपके घर के वास्तु की।
जब जब भी साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस है, चाहे कुंडली के अंदर पितृदोष है या नहीं है, पर नवम घर कुंडली का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, और ऐसे घर में रह रहे व्यक्ति जिंदगी के अंदर हमेशा कंप्लेंट करेंगे कि आपकी प्रगति जो है वो कहीं ना कहीं रुक गई है। बच्चे जो है वो कहेंगे हायर स्टडीज नहीं हो पाती, जॉब वाला कहेगा प्रमोशन नहीं मिल रही, बिजनेस वाला कहेगा बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो रहा, घर की महिला कहेगी कि घर में बरकत नहीं पड़ रही। ये सब परेशानियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं जब घर का आदित्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है ये अगर इम्बैलेंस स्टेट के अंदर चला जाता है। इन बातों का खास ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब हम पितृपक्ष में पितरों की बात कर रहे हैं, तो अगर हम वास्तु के दृष्टिकोण से साउथ वेस्ट को करेक्ट करना शुरू कर दें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम क्या करें, ज्योतिष के दृष्टिकोण से नवम भाव, जिसको मैंने अभी क्या बताया आपको, जो उपाय बताए हैं, जो लोग भी इस वीडियो को बाद में देखेंगे कृपया कर करके इसको फिर से देख लीजिए, और इससे पहले मैंने ज्योतिष के अनुरूप कुछ रेमेडीज बताई हैं उसको कर लीजिए, और जिन जिन लोगों से भी आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कीजिए, और खासकर उन लोगों से जो लोग जिंदगी के अंदर कहते हैं कि बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी जिंदगी के अंदर प्रगति नहीं है, ग्रोथ नहीं है। तो ये जो पितृपक्ष है ये बहुत ही सुंदर समय है अपने जीवन के अंदर अटके हुए हर उस काम को पूर्ण करने का, या अपने भाग्य के द्वार को खोलने का ये सबसे ज्यादा उत्तम समय जो है वो माना जाता है। और ये ना केवल पितृपक्ष, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, पितृपक्ष सिर्फ हमें बता रहा है, बट ये चीज हमें अपनी जिंदगी के साथ जो है हर एक दिन जो है वो कैरी करनी है। जो भी हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया उस चीज को अगर हम कैरी करते चले जाते हैं अपने मूलभूत सिद्धांतों के साथ, अपने लाइफ के अंदर अपने एथिक्स के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो आपकी जिंदगी में नवम भाव यानी कि भाग्य जो है वो हमेशा साथ जुड़ा रहता है। और एक और बात जो भाग्य के साथ जुड़ी हुई है, जैसे मैंने बताया कुंडली के अंदर जो नवम भाव है ये गुरुओं के साथ भी जुड़ा है, और ठीक वैसे ही उसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अपने गुरुओं की ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके भाग्य के द्वारों को खोलती है। पर आज हम विषय बात किसकी कर रहे हैं, पितृपक्ष की। तो पितृपक्ष की ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही उत्तम उपाय हैं, बहुत ही कारगर उपाय हैं। वास्तु के दृष्टिकोण से आप क्या क्या करें इस बात को ध्यान से सुनिएगा। वास्तु के दृष्टिकोण से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले तो अगर टॉयलेट सीट है, सेप्टिक टैंक है, ये बहुत बड़ा वास्तु दोष जो है वो माना जाता है, क्योंकि ये स्थिरता की दिशा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आता है। यहाँ पे मुख्य द्वार का होना, क्योंकि ये एनर्जीज के एग्जिट का पॉइंट है, यहाँ से अगर मुख्य द्वार है तो आपके घर के अंदर ऊर्जाएं डिस्टर्ब रहती हैं। इस कारण से आप एक अच्छे सलाहकार की सहायता से इसको ट्रीट कराएं, ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। साथ साथ में ये जो दिशा है ये पृथ्वी तत्व को बताती है। अब पृथ्वी तत्व का जो स्वरूप है वो कौन सा स्वरूप है, पृथ्वी तत्व का अगर हम कलर थेरेपी में देखते हैं तो रंगों में पीला रंग जो है पृथ्वी तत्व को दर्शाता है, और पीला रंग अगर यहाँ पे आप किसी भी तरह से ऐड करते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी को आप कैसे भी कर करके मजबूती देते हैं। चाहे आप वहाँ पे एक बल्ब जो है वो 24/7 छोटा सा एक बाजार से 10 रुपए का बल्ब ले लें और आप एक वहाँ पे बल्ब लगा दें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर आपका बल्ब लगा हुआ आपकी ज़िंदगी के अंदर पृथ्वी तत्व को मजबूती दे रहा है। ये छोटा सा एक उपाय कर सकते हैं। दूसरा, मिट्टी की बनी हुई कोई वस्तु, उसको अगर आप अपने घर के साउथ वेस्ट में प्लेस करते हैं जो कि भारी हो, आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर साउथ वेस्ट से आए हुए इंबैलेंस या कुंडली के अंदर पितृदोष से आए हुए दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं कम होना प्रारंभ होते हैं। ये सब भी नहीं कर सकते तो गूगल पे चले जाएं आप, वहां पर हिमालय पर्वत का चित्र जो है वो गूगल से प्रिंट ले लें और उसको गोल्डन फ्रेम में अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाएं। इससे भी आपको बहुत खूबसूरत लाभ जो है वो मिलेगा। और जैसा मैंने बताया कि ये ना आपस में जुड़ा हुआ मामला है, चाहे हम ज्योतिष की बात करें चाहे वास्तु की बात करें, क्योंकि एक को करेक्ट कर लिया और दूसरे को देखा नहीं तो ये कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट बात जो है वो रह जाएगी। तो आप अपने घर की एनर्जीज को जब ठीक करते हैं तो कुंडली के प्रभाव ठीक होना शुरू होंगे, और इसके संकेत चाहे कुंडली में पितृदोष को देख करके आप चेक वेरीफाई कर लेंगे कि साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस है, या ठीक इसके उल्टा आपके घर में अगर साउथ वेस्ट में इम्बैलेंस है तो कुंडली के अंदर चंद्र क्या नाम है, सूर्य और राहु का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बनता है, या पितृदोष के जितने भी कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सब आपको कोई ना कोई देखने को मिलेंगे। सो इन बातों का खास ध्यान रखिए। और पुनः से कहूँगा कि ये जो यात्रा है, इस यात्रा में ये अभी जो दिन है, अभी बहुत लंबा समय है पितृपक्ष में, आप ये उपाय करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी के अंदर कैसे भाग्य जो है वो आपका साथ देना प्रारंभ करता है।
आपके जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिंदगी के अंदर ना प्रगति को लेकर के बहुत ज़्यादा डेस्परेट है और कहीं ना कहीं उसको लाइफ के अंदर हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, डेफिनेटली ये वीडियो जो है उनके साथ शेयर कीजिए ताकि आप उनके ज़िंदगी के सारथी बन पाएँ। सो साथ साथ में ट्रिनिटी वास्तु परिवार ने ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु हमारा जो पब्लिक ग्रुप है, उस ग्रुप के ऊपर एक नया क्रम जो है वो करने का प्रयास किया है, जिसपे जितने लोग भी वहाँ जुड़े हैं उन सब लोगों के बीच में आप सब लोगों को महीने में एक बार जो है वो जूम का लिंक जो है वो दिया जाएगा और उस जूम में आकर के आप मेरे से लाइव अपने प्रश्न जो है वो जूम के माध्यम से आप पूछ पाएंगे। तो उस कम्युनिटी का आप हिस्सा बन जाएं और साथ साथ में आप लोगों को और देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रश्न है, आप डायरेक्टली मुझसे बात करके अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। और साथ साथ में जो लोग भी इन वीडियोस को शेयर करते हैं, हम महीने में हमारे जो 3 डे फाउंडेशन रेमेडियल कोर्स होते हैं उसमें जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करते हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री एक जर्नी जो है वो करने का अवसर जो है वो देते हैं। सो आशा है, उम्मीद है कि आप सब लोगों के जीवन में पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, आप जीवन के अंदर यूं ही प्रगति करते रहे, आप सब लोगों को आपके पूर्वजों का आशीर्वाद ज़िंदगी के अंदर दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करवाए। ऐसी परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए मंगल कामनाएं हैं। जल्दी से मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि लाइव आकर के मैं आपके प्रश्नों का उत्तर जो है वो दे पाऊँ। और इसके अलावा जितने लोगों ने अभी प्रश्न लिखे हैं, नीता जी, मंजू जी, ठीक है, नीता जी, सरिता जी हैं, संजना जी हैं, ठीक है, इन सब, पूजा मित्तल जी हैं, विकास जी हैं, जितने लोगों ने भी प्रश्न लिखे हैं, हम सब लोगों के प्रश्नों का उत्तर जो है वो लाइव आपके साथ जो है जूम पर ही लेने का प्रयास करूँगा। तो ट्रिनिटी वास्तु वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु ग्रुप जो है उसका हिस्सा बन जाएं। लिंक आपको आपके मैसेज के रिप्लाई में ही जो है वो मिल जाएगा। पुनः से कहूँगा, जो इस वीडियो को बार बार अपने वॉल पे शेयर करते हैं ट्रिनिटी वास्तु की वीडियोस को, उनको हम डेफिनेटली एक मौका देंगे, आप मेरे साथ जो है एक यात्रा कर पाएंगे 3 डेज़ की। आज्ञा दीजिए, पुनः से आप सब लोगों के साथ मुलाकात होगी, फिर से मिलता हूँ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा स्नेह, ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से आप सबके लिए मंगल कामनाएं। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।